एवरीवन, चलिए जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि आजीविका का हमारा क्लास स्टार्ट कर सके। ठीक है, आजीविका अपने को पढ़ना है। एक और वीडियो ऑलरेडी मैं ला चुकी हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखे तो जा करके देख लेंगे ईमानदारी से। फिर से आजीविका के दूसरा पार्ट है जिसमें अपन किस पर डिस्कशन कर रहे हैं, स्व सहायता समूह पर बात हो रही है हमारी, है ना। तो कितने प्रकार का स्व सहायता समूह होता है, लिंग के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, इन सभी बातों पर हमारी डिस्कशन हो चुकी है। एक स्व सहायता समूह होता है जिसमें सदस्यों की जो संख्या है वो 10 से 20 होती है। एक समूह होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा होती है। इन सभी बातों पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। एक समूह जिसमें सदस्य संख्या 10 से 20 होती है, उसके लिए जो नियम कानून है वो समूह के सदस्य ही मिलकर के आपस में बनाते हैं। दूसरा जो समूह होता है उसके लिए छत्तीसगढ़ सोसाइटी बनाती है। इन सभी बातों पर भी हमारी डिस्कशन हो रखी है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में अपन देखने वाले हैं, हेलो जी, हेलो 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 हेलो। चलिए, तो आजीविका के अंतर्गत आज अपन देखने वाले हैं स्व सहायता समूह के दूसरे पार्ट के बारे में। तो स्व सहायता समूह के अंतर्गत पढ़ना क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। स्व सहायता समूह द्वारा ऋण का प्रबंधन किस टाइप से किया जाता है, इसके अंतर्गत 6 टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैं चर्चा कर रखी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। अभी अपन देखेंगे कि जो स्व सहायता समूह है ये ऋण का प्रबंधन किस प्रकार से करता है, या फिर इसके द्वारा ऋण का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो समझना, यह जो स्व सहायता समूह ये 2 प्रकार से आपको ऋण देता है, या फिर 2 प्रकार के इसमें ऋण का व्यवस्था होता है। एक तो आंतरिक ऋण की व्यवस्था होती है और दूसरा होता है बैंक द्वारा ऋण। समूह बना रहे हो, उसमें कुछ काम करना है, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो पैसा यहाँ आता कहां से है, इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है अपने को। तो स्व सहायता समूह में 2 प्रकार से ऋण की व्यवस्था होती है। एक तो आपको आंतरिक ऋण मिल जाएगा और दूसरा आपको बैंक के द्वारा ऋण दिया जाएगा। अभी आंतरिक ऋण क्या होता है और ये बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो क्या होता है, तो समझना आंतरिक ऋण लेने की प्रक्रिया क्या है। तो समूह के सदस्य को समूह के फंड से देने जाने वाला ऋण ही आंतरिक ऋण कहलाता है। समझ आ गया क्या, आंतरिक ऋण क्या होता है। तो स्व सहायता समूह आपने जो बनाया है जिसमें से हर सदस्य को कुछ कुछ राशि जमा करना पड़ता है, तो वही जमा राशि जो है वो एक फंड में जाती है। उसी फंड से जब आपको जरूरत पड़ने पर छोटा मोटा कर्जा जो दिया जाता है उसे ही आपका आंतरिक ऋण कहा जाता है। और थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए तो फिर आपको बैंक से पैसा लेना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको आंतरिक ऋण और बैंक के ऋण में अंतर में समझा रही हूं। आंतरिक ऋण समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस आंतरिक ऋण के अंतर्गत पैसा आप तक पहुंचता कैसे। ऐसा तो नहीं है कि आपको चाहिए, आपने तुरंत बोला और तुरंत आपको मिल गया, इसके लिए भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं। तो वो क्या क्या प्रोसेस होता है, तो ध्यान से समझना। आंतरिक ऋण के लिए सबसे पहले तो किसको कहते हैं, समझ गए ना अपन, समूह के अंतर्गत सदस्य को जो दिया जाता है। दूसरा आप देखो, सदस्य जो है समूह के बैठक में ही ऋण की मांग करेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, कुछ गलत लिखा हुआ है वो आप सुधार लेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, तो इसमें जो समूह के सदस्य होते हैं जिस टाइम पर इनकी मीटिंग चलती है, इनकी साप्ताहिक मीटिंग होती है, मासिक मीटिंग होती है, तो जिस टाइम पर बैठक लगी हुई है उसी बैठक के बीच में ही जिसको भी पैसा चाहिए वह सदस्य जो है समूह में पैसा की मांग करेगा। दूसरा बात, उसके बाद समूह के बैठक में यह चर्चा होगा कि वह सदस्य ऋण देने योग्य है या नहीं है। मतलब आपने डिमांड रखा, अपना मांग रखा कि भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत है। उसके बाद फिर जितने बाकी लोग हैं जो मीटिंग में बैठे हुए हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में तुमको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब ये देखना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये बच्चे कि तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा कि तुमने पिछले जो पैसे दिए थे वो क्या समय पर वापस किए, जो किस्त था वो आपने समय पर भरा कि नहीं भरा, आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है, ये सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। अगर आपका, जिसको हम एक नॉर्मल भाषा में सिविल बोलते हैं, तुम्हारा सिविल खराब है तुमको पैसा नहीं देंगे, वैसे ही टाइप वाली व्यवस्था आप समझ सकते हो कि अगर पिछला रिकॉर्ड आपका अच्छा है तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। कैसे होता है मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ आपको शुरू से। पहले मीटिंग में आप अपनी बात रखेंगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, फिर मीटिंग में जितने लोग हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे, फिर क्या होगा, तो ऋण की कुछ शर्तें, अगर आपको कर्जा चाहिए, अगर आपको ऋण चाहिए समूह से, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। कौन कौन सी शर्तें होती हैं, तो देखो, सदस्य की उपस्थिति कम से कम 90% होना चाहिए। जो भी सदस्य है मान लो उसको क्या चाहिए, ऋण चाहिए, तो उस सदस्य की जो उपस्थिति है ना वो कम से कम 90% होना चाहिए। अब उसकी उपस्थिति 90% होना चाहिए, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि समय समय पर जो इसका मीटिंग होता है ना, उस मीटिंग में कम से कम 90% आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। इससे ये पता चलता है ना कि आप कितने सजग हैं, आप कितने एक्टिव सदस्य हैं। ठीक, पहली बात ये समझ आ गया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो सदस्य की उपस्थिति कम से कम 90% होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, ये नहीं कि मीटिंग है तो हाँ यार मेरे को नहीं बन रहा है, मैं ससुराल जा रहा हूं, मैं मैके जा रहा हूं, खत्म बात, ऐसा नहीं। 90% आपकी उपस्थिति वहां पर जरूरी है। दूसरी बात, सदस्य द्वारा की गई बचत 100% होना चाहिए। क्या बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस समूह का नियम ही ये कहता है कि जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से एक मुश्त राशि आपको जमा करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सदस्य द्वारा की गई बचत 100% है, जैसे कह दिया है कि आपको जितना भी कमाई हुआ है मान लो उसका 100 रुपए आपको जमा करना है, तो देखा जाएगा कि आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा था, आपने 100 रुपए जमा किया है या नहीं किया, या सिर्फ आप उसका 8% ही जमा किया, 80 रुपए ही आपने जमा किया है, तो ये चेक किया जाएगा। तो समझ आया, उपस्थिति आपका 90% होना चाहिए, जमा किया गया पैसा आपका बिल्कुल 100% होना चाहिए। इसके अलावा यदि पूर्व में लिया गया है पैसा उसके बाद ही कितना परसेंट है, ये कुछ भी लिखा गया है टाइपिंग में, ठीक है, समझना। इसका मतलब ये है कि पूर्व में आपने जितना भी पैसा लिया है कितने % ब्याज पर आपने लिया है और उस ब्याज को आपने समय पर दिया है या नहीं दिया है, ये चेक किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम बार कोई सदस्य को उसकी बचत के 10 गुना से अधिक का ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। अब मान लो आप नए नए सदस्य बने हैं, ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, कर्जा। अब आपको एक ही बार में बहुत सारा पैसा तो नहीं दिया जा सकता, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम बार मान लो कोई सदस्य है जिसको क्या करना है, पैसा चाहिए, तो उसकी बचत का 10 गुना से अधिक का ऋण नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपए बचत किया है, कितना से बचत किया है, 100 रुपए बचत किया है, तो उसकी बचत का 10 गुना से अधिक, मतलब इसका 10 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 सुनम सुन 10 सुनम सुन 10 एकम 10, आपको 1000 रुपए से ज्यादा का ऋण नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एग्जांपल था कि आपने मान लो 100 रुपए जमा किया है, उस केस में क्या होगा, आया क्या समझ में। तो यहाँ पर क्लियर बताया गया कि पहली बार मान लीजिए कोई सदस्य, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी तो हमको चेक करना पड़ेगा ना भाई, एक ही बार में 1 लाख रुपए ले लोगे तुम, कैसे बनेगा। तो पहले तुमको यहाँ पर रूल्स बताया गया है कि क्या करना पड़ेगा, प्रथम बार में अगर कोई सदस्य है तो उसकी बचत का 10 गुना से अधिक ऋण नहीं दिया जाएगा, 1000 रुपए ही आपको शुरू में दिया जाएगा, उसके बाद फिर कोई ऋण आपको नहीं दी जाएगी। चीजें यहाँ पर हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आगे बात करते हैं, समूह को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों को ऋण दिया जाना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर मतलब क्या होता है, प्राथमिकता के आधार पर मतलब ये बच्चे कि मान लीजिए 3 लोग हैं, अब समूह तो 10 का बनेगा ना, 10 से 20 का समूह होता है, मतलब एक समूह है जिसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं, एक समूह होता है जिसमें 20 से ज्यादा सदस्य होते हैं। तो अब यहाँ पर प्राथमिकता का मतलब यह है कि मान लीजिए एक टाइम पर एक समूह को, नहीं प्रेफरेंस की बात हो रही है, ठीक है, मान लीजिए एक टाइम पर 3 लोग हैं आप लोग सॉरी, एक टाइम पर मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति को भी पैसा चाहिए, दूसरे व्यक्ति को भी चाहिए पैसा उसी टाइम पर, और तीसरे व्यक्ति को भी चाहिए पैसा। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे इन तीनों में से किसको दें, क्योंकि एक ही जाने को हम एक टाइम पर पैसा दे सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन आप ये कैसे जानोगे कि कैसे आपको दिया जाए। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि पहला व्यक्ति को पैसा किस लिए चाहिए, तो पहला व्यक्ति ने बोला कि भाई मुझे कपड़ा लेना है, दिवाली आ रहा है इसलिए मुझे मेरे फैमिली के लिए कपड़ा लेना है। दूसरा व्यक्ति को पैसा क्यों चाहिए, दूसरा व्यक्ति को पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उसको उसकी बेटी की शादी करनी है, सामने में उसकी बेटी का शादी, दहेज दे रहे हैं उसको। और तीसरा व्यक्ति को पैसा क्यों चाहिए, तीसरा व्यक्ति को पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि इमरजेंसी में कोरोना हो गया उसको, ठीक है, कैंसर हो गया किसी को भी उसकी फैमिली में, या बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, ठीक है, और उसको ऑपरेशन करवाना है, एकदम इमरजेंसी है। अब इन तीनों के रीजंस को समूह सुनेगा, फिर सबसे ज्यादा जरूरी जिसको रहेगा ना उसको पैसा दिया जाएगा। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी किसको है, ऑब्वियस सी बात है जिसका तबियत खराब है, जिसको ऑपरेशन होना है ना, तो इसीलिए जिसको ऑपरेशन होना है उसको पहले क्या कर दिया जाएगा, प्राथमिकता दे दी जाएगी। हाँ जी, इस प्रकार से फिर क्या किया जाएगा, उन लोगों को पैसा देने का काम किया जाएगा। चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो ये होता है प्राथमिकता। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी कि प्राथमिकता आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसको पैसा देना है, आगे अपने को समझ में। आगे बात करते हैं, छठवां रूल्स ये है कि सभी प्रकार के ऋण के लिए एक समान ब्याज दर होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को ज्यादा ब्याज पड़ेगा किसी को कम ब्याज पड़ेगा, ऐसा नहीं। समूह के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए एकदम फिक्स रहेगा कि आपको इतना मिलेगा ब्याज, आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा, आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर। आगे देखो, यदि ब्याज दर अलग अलग है तो सर्वसम्मति से होना चाहिए। यहाँ पर एक और नियम बताया गया है कि मान लो किसी किसी के लिए ब्याज दर अलग है, किसी को कम ब्याज पड़ रहा है, किसी को ज्यादा ब्याज पड़ रहा है, तो यह भी रूल्स अगर आप बना रहे हो ना तो उस ग्रुप के सभी सदस्यों के सर्वसम्मति से होना चाहिए। सभी लोग उस बात पर एग्री होना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे कि कोई एकदम ही ज्यादा गरीब है, एकदम ही ज्यादा गरीब है, तो उसके लिए आपने कहा कि यार चल बहुत ही गरीब है, इसको थोड़ा सा ब्याज को कम कर देते हैं, आपके ग्रुप के सभी सदस्य उस बात से सहमत हैं, तब तो ये रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगने वाला। ठीक है, ये आपके कूट में पूछ देगा, इसीलिए क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा ताकि कहीं से भी प्रश्न बने आप सीधा आंसर कर सके। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऋण की रकम के हिसाब से ऋण वापसी की किस्तों का निर्धारण सर्वसम्मति से होना चाहिए। ये भी अपने को समझ आ गया, जितना पैसा ले रहे हो उतना पैसा आप वापस तो करना पड़ेगा, लेकिन उतना पैसा तो आप दोगे ही दोगे, साथ में आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा ये डिसाइड भी सदस्यों के सर्वसम्मति से होगी। स्व सहायता समूह में ऋण का प्रबंधन कैसे किया जाता है, अब एक नया टॉपिक है इसी के अंतर्गत कि स्व सहायता समूह में ऋण कैसे मिलेगा, ये तो हमने समझ लिया, आपको ऋण चाहिए कैसे ऋण मिलेगा हमने समझ लिया। अब देखो, स्व सहायता समूह में ऋण का प्रबंधन कैसे किया जाता है। प्रबंधन कैसे किया जाता है मतलब कर्जा ले रहे हो तो ब्याज तो दोगे,
फ्री में थोड़ी कोई दे देगा तुमको। तो ब्याज का परसेंट कितना पड़ेगा, इन सभी बातों पर आपकी डिस्कशन होगी। कैसे, तो सबसे पहले ब्याज दर कितना होगा, कितना कितना परसेंट का ब्याज आपको लगेगा, इन सभी बातों पर आपको डिस्कशन होना है। ठीक है, बंद करो। देखो सबसे पहले ब्याज दर तो सामान्य तौर पर 2% होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेगा। स्व सहायता समूह में समूह के सदस्यों को जो पैसा दिया जाता है उसमें कितना परसेंट ब्याज लिया जाता है, 2% ब्याज लिया जाता है। कितना परसेंट लिया जाता है, 2% ब्याज लिया जाता है। या फिर ये जो ब्याज दर है ना, ये हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए। दोनों नियम आपको याद रखना है। पहला नियम क्या बोल रहा है, पहला नियम ये बोल रहा है कि स्व सहायता समूह में जो भी जितना भी पैसा आप ले रहे हैं वो कितना रहता है, 2% ब्याज पर रहता है। और दूसरा बात यहां पर किया गया है कि ब्याज दर हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए। घटते क्रम में होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए शुरू महीना में आपने 2% ब्याज दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरा महीना में आप 1.8% ब्याज दोगे, उसके बाद तीसरे में 1.6% ब्याज पड़ेगा, फिर 1.4% पड़ेगा। यह होता है घटता हुआ क्रम। मतलब शुरू में आपको ज्यादा देना है, फिर कम, फिर पर, फिर। समझ आ गया क्या। तो इस प्रकार से ब्याज दर कैसी होनी चाहिए, घटते होनी चाहिए। कूट में प्रश्न बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो 2% रहता है और ब्याज की दर हमेशा घटते हुए रहती है। दंड का विधान की हम बात कर ले। दंड का विधान मतलब समय पर पैसा नहीं दोगे तो दंडित तो किया जाएगा ना भाई। कोई कितना पेशेंस रखेगा अपने अंदर। ठीक है, कुछ दिन रख लिया हमने, पर एकदम ज्यादा तो नहीं रख सकते। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि दंड का भी विधान है। जैसे कि ऋण वापसी ना होने पर दंड दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। ऋण वापसी की रकम का 1% प्रति माह ब्याज लगेगा। समझ आया दंड कैसे दिया जाता है। दंड इसमें का प्रावधान ऐसा है कि ऋण वापसी की जो रकम है उसका 1% प्रति माह ब्याज लगेगा। जैसे आपने लिया 1000 रुपए, ब्याज करके आपको पड़ रहा है 1100 रुपए, जो कि आपको वापस करना है। तो इस 1100 रुपए का 1% आपको चुकाना पड़ेगा हर महीना। ये इसका क्या होता है, कंडीशन होता है, दंड है आपके लिए कि 1100 रुपए तो दोगे ही दोगे, और उस 1100 का 1% आपको हर महीना देना पड़ेगा। दंड स्वरूप बोल सकते हैं। आगे समझ में, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखो किस्तों का निर्धारण कैसे होता है। अब पैसा ले रहे हो, ब्याज देना है, पैसा देना है, वापस करना है, कैसे होगा। तो किस्त भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, इंस्टॉलमेंट कितना कितना देना पड़ेगा आपको। तो समझना, किस्तों का जो निर्धारण है वो भी 2 टाइप का होता है। एक तो या तो आप मासिक किस्त बांध लो, ठीक है, महीना महीना में आप अपना पैसा चुकाइए, या फिर अधिकतम जो किस्त है वो 30 किस्त होगी। कहने का मतलब समझ आया। मान लो आपने 50,000 रुपए ले लिया है, अब उस 50,000 को आपको कैसे चुकाना पड़ेगा, तो हर महीना आपको अपना इंस्टॉलमेंट तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम शुरू में पैसा लेते हैं तो हम किस्त बांधते हैं कि 30 महीना में, 20 महीना में, 30 महीना में, 40 महीना में या 50 महीना में, जितने भी महीना में हमारा जो पैसा है वो पूरी तरीके से चुक जाएगा। तो स्व सहायता समूह का रूल ये कहता है कि एक तो आपको मासिक किस्त तो देना पड़ेगा, लेकिन जो आप किस्त बंधाएंगे ना वो अधिकतम 30 किस्त ही होनी चाहिए। आया क्या समझ में। ये नहीं कि 40, 50, 60, 70 कितना भी बंधा दिए ना, सिर्फ 30 किस्त होना चाहिए। ये बिल्कुल फिक्स्ड है। इससे ज्यादा का पैसा, इससे ज्यादा का समय आपको नहीं दिया जाएगा। छोटा सा समूह रहता है यार, स्व सहायता समूह, सबको पैसा देना है। अब 30 से ज्यादा का किस्त आप बांध करके रखोगे, मतलब 30 महीना मान करके चलिए, तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि किस्त अधिकतम 30 महीने का होना चाहिए। कम रख सकते हो पर अधिकतम 30 महीने का होना चाहिए। आगे समझ में। चौथा पॉइंट है आपका लेखा बही का प्रबंधन होना चाहिए। लेखा बही का मतलब वही आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, किसको कितना पैसा दिया, किसने कितना पैसा लिया, किसको कर्ज दिया, कितने ब्याज पर दिया, कब तक वापस करेगा, वापस करेगा भी कि नहीं करेगा। ये सारा चीज का एक रिकॉर्ड रजिस्टर में बकायदा लिखा हुआ होना चाहिए। इसी को कहा जाता है लेखा बही का प्रबंधन। आगे अपने को समझ में। आगे बात करते हैं बैंक लिंकेज या बैंक द्वारा ऋण। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बैंक लिंकेज या बैंक द्वारा ऋण। लिंकेज का मतलब क्या होता है, तो इसको एकदम सिंपल सा भाषा में मैं ये समझा सकती हूं आपको कि बैंक में खाता खुलवाना, हम ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझ लो बैंक लिंकेज क्या होता है। तो बैंक में आपका खाता खुलवाना, बैंक लिंकेज मतलब बैंक में आपका खाता खुलवाना। फिलहाल क्या आप इतना समझ लो। देखो बैंक द्वारा कैसे ऋण दिया जाता है तो समझना, स्व सहायता समूह द्वारा बैंकों से ऋण लेना कैसे लोगे, इसका उद्देश्य क्या है। स्व सहायता समूह द्वारा बैंकों से जो ऋण लिया जाता है, कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होगा ना, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है तो समझो, स्व सहायता समूह की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों के माध्यम से उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना एवं उनके शाख का विश्वसनीयता को बढ़ाना। समझ आ गया अपने को। क्या यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है कि स्व सहायता समूह तो अपने आप में एक छोटा सा समूह है, बेचारा सब लोग 100 रुपए मिला करके तो समूह को चालू किए हैं। छोटा छोटा काम आता है तो आपस में मिला जुला कर निपटा लेते हैं। बड़ा बड़ा काम आएगा, बड़ा पैसा चाहिए, कहां से आएगा। तो उस कंडीशन में जो बैंक रहता है ना वो इनकी हेल्प करता है।
ठीक है। तो बैंकों के माध्यम से इनको ऋण प्रोवाइड किया जाता है। विशेषता क्या है तो समझो, उक्त ऋण नगद साख सीमा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जो कि 6-7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से समूह को ऋण उपलब्ध कराता है, ताकि समूह को चिरस्थायी आजीविका प्रारंभ करने व जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ऋण प्राप्त हो। बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में समझा रही हूं, समझो। बोला यह जा रहा है कि जो ऋण जितना भी आप ले रहे हैं, तो वो जो पैसा है वो आपको नगद साख सीमा के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। नगद साख सीमा के रूप में तो उपलब्ध कराया जाएगा, और साथ में क्या बोल रहा है एक और पॉइंट, कि 6-7 वर्षों में दिया जाएगा। कहने का मतलब यह बच्चे कि मान लीजिए आपने बैंक से डिमांड किया कि मुझे 50,000 रुपए की राशि चाहिए। क्यों चाहिए? तो जो भी आपका काम है आपने बताया इतना है, इस वजह से मुझे क्या चाहिए, 50,000 रुपए की राशि चाहिए। तो जो बैंक है ना वो आपको 50,000 का लोन देगा, नो डाउट, लेकिन ये जो 50,000 रुपए है वो एक ही बार में आपको नहीं दे दिया जाएगा कि लो भाई ठीक है 50,000 तुमको चाहिए, 50 रुपए तुम रख लो। ऐसा नहीं होता है, वो आपको किस्त किस्त में देगा। किस्त में देगा मतलब कि मैं एक एग्जाम्पल देकर अगर आपको समझो, होम लोन देखे हो आप लोग, जैसे कि मान लीजिए आपको होम लोन चाहिए, तो होम लोन में कैसी व्यवस्था होती है? होम लोन में अगर मान लो आपको होम लोन मिल गया, तो सबसे पहले आपका जमीन का जब रजिस्ट्री होगा उस टाइम पर कुछ पैसा मिलेगा आपको। फिर जब घर बनना चालू हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर बनेगा, उस टाइम पर कुछ पैसा देंगे आपको। फिर सेकंड फ्लोर बनेगा तब कुछ पैसा आपको देंगे। ऐसे देते हैं ना। इससे होता यह है कि बैंक भी सेटिस्फाई है कि हाँ भाई जिस चीज के लिए इसने कर्जा लिया है वो काम ये कर रहा है। पता चला तुमने 50,000 रुपए लिया कुछ और काम के लिए, लेकिन तुम उसको कहीं और पी कर उड़ा रहे हो, तो यह व्यवस्था नहीं चल सकती ना। इसी वजह से यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है वो नगद साख सीमा के रूप में ही आपको दिया जाएगा, और 6-7 साल में कंप्लीट होगा। जिस भी काम के लिए ले रहे हो आराम से किस्त के रूप में आपको मिलेगा, एक ही बार में पैसा नहीं देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है, नकद साख सीमा के रूप में दिया जाएगा और आराम से 6-7 साल तक आपको देता रहेगा। ठीक है। इसे होगा ये कि आपको पता है कि मुझे हर साल तो मिलने वाला है, हर महीना तो मिलने वाला है, लेकिन जब मिलेगा तब मिलेगा, तब तक मुझे तो इतना ही पैसा में काम चलाना है, तो आप कुछ पैसा को बचा करके भी रखोगे। आया क्या समझ में? पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए समूह के नियम और शर्त। अब आपको बैंक से, अभी तक मैंने आपको बताया था आंतरिक ऋण के बारे में। आंतरिक ऋण मतलब स्व सहायता समूह से ही समूह के सदस्यों को जो पैसा दिया जा रहा है उसके लिए क्या क्या करना पड़ता, वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट जो था कि बैंक से अगर आपको ऋण चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि अगर आपको बैंक से ऋण प्राप्त करना है तो इसके लिए समूह के नियम और शर्तें क्या क्या है। तो समझना, सबसे पहले तो जो समूह है वो 6 माह पुराना हो। कहने का मतलब है आपने जो स्व सहायता समूह बनाया है कम से कम ये 6 महीने रन कर चुका हो, मतलब 6 महीने तक सही तरीके से चल चुका हो। 6 महीना अगर उस समूह को चलते हुए हो गया तब तो आपको किसी भी प्रकार से बैंक से ऋण मिलेगी, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है। 6 महीना नहीं हुआ है मतलब आपको चांस ही नहीं है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा, बैंक में बचत खाता खुला हो। अब आप जब समूह बनाएंगे ना तो सबसे पहला काम यही करना पड़ता है कि स्व सहायता समूह को अपने समूह के नाम पर बैंक में एक बचत खाता खोलना पड़ता है, ताकि जितने भी जमा राशि आप उसमें ले जाकर के जमा कर सके, किसी को पैसा चाहिए तो उसमें से निकाल करके आप दे सके। आया क्या समझ में? दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर है। तीसरा देखो, नियमित बैठक होना चाहिए। मतलब ये है कि आपने स्व सहायता समूह बनाया है, ये नहीं समूह बना लिए तो एक उत्तर एक दक्षिण एक पूरब एक पश्चिम, हम मिल ही नहीं रहे दोबारा, ऐसा नहीं। नियमित आपका बैठक होना चाहिए और उस बैठक में जितने सदस्य हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसमें शामिल होना चाहिए। प्रत्येक बैठक में समूह के सदस्यों की उपस्थिति 80% से अधिक को, अर्थात मान लो समूह में 10 सदस्य हैं तो हर बैठक में 8 लोग उपस्थित होने चाहिए। यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। हर बार जो बैठक होगी आपकी मंथली होती है, साप्ताहिक होती है, इस बैठक में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का कम से कम 80% लोग उपस्थित होने जरूरी है। 80% लोग उपस्थित होने जरूरी है। इसका मतलब समझ आया कि अगर ग्रुप में 10 सदस्य हैं तो कम से कम 8 सदस्य हर बार के बैठक में उपस्थित होना जरूरी है। यह पॉइंट नोट डाउन कर लो स्टार मार्क के साथ कि समूह में कितने लोगों का बैठक होना जरूरी है, 80% लोग उपस्थित होना जरूरी है। 80% का मतलब समझ आ गया ना? अगर 10 है तो कम से कम 8 लोग, 2 लोग का दूध भात। ठीक, आगे समझ में? सदस्य बचत नियमित रूप से जमा कर रहे हो, ये तो एकदम जरूरी चीज है। समूह का मतलब ही इसीलिए है कि आपने स्व सहायता समूह बनाया, आपने वहां की सदस्यता ग्रहण की, आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो तो ठीक है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको जमा करना पड़ेगा समूह में, ताकि वक्त आने पर वहां से आप कर्जा ले सको। ये नियम है और ये सबको करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि सदस्य जो है बचत नियमित रूप से जमा कर रहा हो, नियमित रूप से आपको जमा करना है। आगे बात कर लेते हैं। समूह के दस्तावेज नवीनीकृत हो। समूह के दस्तावेज मतलब जो रिकॉर्ड है, जो लेखा जोखा है आपका, दस्तावेज जो है क्या हो, नवीनीकृत है ना, समथिंग कुछ लिखा हुआ है, अपडेट, हम सीधी भाषा में बोले अपडेट होना चाहिए आपका।
है ना। आगे बात कर ले, सभी पदाधिकारियों का केवाईसी सत्यापन पूर्ण हो। केवाईसी, केवाईसी का मतलब क्या होता है? केवाईसी सबने सुना होगा नाम, बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। केवाईसी का मतलब होता है बच्चे, सीधा सीधा हम बताएं तो नो योर कस्टमर। के फॉर नो, वाई फॉर यूर, और सी फॉर हो गया कस्टमर। नो यूर कस्टमर मतलब आपके कस्टमर के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है, नाम पता, कहाँ रहता है, कौन सी गली में रहता है, कौन से मोहल्ला में रहता है, क्या करता है, पैसा ले सकता है नहीं ले सकता। एक फॉर्म होता है जस्ट, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन रहती है जो आपको लिखनी होती है, इसको केवाईसी फॉर्म कहते हैं। आया क्या समझ में? इसका मतलब ही समझ लो ना, केवाईसी मतलब नो यूर कस्टमर, दैट्स इट। ठीक है, ये समझ आ गया अपने को। तो सभी पदाधिकारियों का केवाईसी होना चाहिए। सभी पदाधिकारी का मतलब है जिस भी समूह से आप जुड़े हैं, उस समूह में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का, ठीक है, क्या होना चाहिए? केवाईसी फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, पूरा डिटेल उनका लिखा होना चाहिए। तोर बाबू के का नाम, तोर बाबू के का नाम, सब चीज उमा लिखा होना चाहिए बकायदा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, अर्थात आपसी सहमति से होना चाहिए। अब जो भी समूह आपका बना हुआ है, उस समूह में जो एक अध्यक्ष बना जाएगा, एक कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन जिसको भी अध्यक्ष बना रहे हैं और जिसको भी कोषाध्यक्ष बना रहे हैं, ये उस समूह के सभी सदस्यों की सहमति से बनना चाहिए। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो भी अध्यक्ष बनेगा हर 2 साल में उसको बदलना पड़ेगा। मतलब जितने सदस्य, सबको मौका मिलना चाहिए ना अध्यक्ष बनने का। 21 जाने बने रहेगा तो राजा जैसी फीलिंग नहीं आ जाएगी फिर उसको। तो 2 साल में अध्यक्ष चेंज होता है, और जो भी अध्यक्ष बनेगा या जो भी कोषाध्यक्ष बनेगा, समूह के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से बनता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होनी चाहिए। ये समझ आया क्या पॉइंट? ये पॉइंट याद रखो, सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी समूह में सदस्य बन रहा है उसका इंटेंशन एक ही चीज होना चाहिए। ये नहीं कि बैंक से कर्जा लेना है, बैंक से कर्जा, ये इंटेंशन आपका नहीं होना चाहिए। और एक ही पृष्ठभूमि का मतलब है सब एक ही लेवल के होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूध वाला है तो कोई अंबानी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब एक ही लेवल के होने चाहिए, ताकि साथ में सब एकदम फ्रेंडली बिहेव कर सके, अच्छे से साथ मिल करके काम कर सके, आपस में एक दूसरे से प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके। अगर कोई व्यक्ति रईस रहेगा और कोई व्यक्ति गरीब रहेगा, तो गरीब तो डर के मारे उससे बात नहीं करेगा कि ये मेरे को चमका देगा, ये मेरे को दबा देगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि समूह में जितने भी सदस्य रहेंगे, सभी की पृष्ठभूमि एक होना चाहिए, इंटेंशन एक होना चाहिए कि सबको आगे बढ़ना है, एक दूसरे का विकास करना है। सहयोग की जो मानसिकता है वो आपकी होनी चाहिए, और वही कि आप एक ही फील्ड के होने चाहिए। फील्ड होने चाहिए मतलब एक ही लेवल के होने चाहिए। ठीक है, चलिए ऋण की राशि की बात कर लें तो ये राशि कैसे दिया जाता है, अब समझना इस पॉइंट को। सबसे पहली बात कि मूल निधि, मूल निधि किसको कहते हैं यार? मूल निधि तो आपको पता होना चाहिए ना, मूल निधि कहा किसको जाता है। मूल निधि के बारे में ही आगे क्योंकि चर्चा करना है अपने को, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप मूल निधि समझ सको कि मूल निधि हम कहते किसको है। तो समझो, मूल निधि समूह के पास नगद शेष प्लस बैंक बचत खाते में राशि प्लस सदस्यों को दिया गया ऋण, यह मूल निधि कहलाता है। आया क्या समझ में? क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? चीजें क्लियर हुई आपको? बहुत ही आराम से समझो चीजों को, है ना। ये पॉइंट अगर आपने अच्छे से नहीं समझा, मतलब आपके भेजे में दोबारा नहीं घुसेगा, ये मान करके आप चलो। देखो क्या बोला जा रहा है, मूल निधि किसको कहते हैं? तो समूह के पास नगद शेष, मतलब जितना भी पैसा समूह के पास है वो, ठीक है, उसके अलावा बैंक के बचत खाते में आपने जितना पैसा जमा किया है वो, और इसके अलावा अपने जितने भी सदस्यों को आप लोगों ने कर्जा दिया है, ऋण दिया है वो। तो इन तीनों को मिलाकर जितना पैसा आपके पास बन रहा है ना, यही आपका मूल निधि कहलाता है। इसे ही आपका क्या कहते हैं? इसे ही आपका मूल निधि कहते हैं। पहली चीज ये बात क्लियर हो गई। मूल निधि किसको कह रहे हैं? मूल निधि बैंक में आपका जितना भी पैसा है, समूह में आपके पास जितना भी पैसा है जो कि जमा हुआ है, और इसके अलावा समूह के सदस्यों को जितना भी पैसा आपने उधार दिया हुआ है। तो ये सब तो आप ही का पैसा है ना, मंगोगे इतने देंगे क्या? तो यही आपका तीनों को मिलाकर के मूल निधि कहलाता है। अब ये समझाना इसलिए जरूरी था बच्चे, क्योंकि आगे हम मूल निधि के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। देखो क्या बोल रहा है, मूल निधि का 1 से 4 गुना ऋण आपको मिल जाएगा। बोला क्या जा रहा है कि जितना भी मूल निधि है आपके पास, उस मूल निधि का 1 गुना से लेकर के 4 गुना तक का पैसा आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ये चीज यहाँ पर क्लियर किया गया है। कैसे क्लियर किया गया है? तो समझो, जितना भी आपका मूल निधि है, अब मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, सब पैसा को मिलाकर ना, सब पैसा को मिलाकर मतलब आपके बैंक में जितना है, आपके समूह में जितना है, आपने ऋण जितना दिया है, इन सबको मिलाकर मान लो, सॉरी है ना, मान लो आपके पास 10,000 रुपए की राशि है। तो ये पॉइंट हमारा बोल रहा है कि बैंक के लिए कोई कहाँ गया, ये रहा, मूल निधि का 1 से 4 गुना ऋण आपको मिल जाएगा। मतलब 10,000 रुपए है आपके पास मूल निधि, तो इसका 4 गुना पद तक आपको कर्जा मिल जाएगा। 4,000 तक पैसा आपको मिल जाएगा, मतलब 10 चौक 40,000, 40,000 रुपए बहुत प्रेम से आपको मिल जाएगा कर्जे के रूप में। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तब, है समझ में? तो मूल निधि में मान लीजिए आपके पास जितना भी पैसा है उसका 4 गुना ज्यादा आपको कर्जा
मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा है कितना। ठीक, अब आगे बात करते हैं। बैंक के लिए कोई जमानत नहीं लेगा। बैंक के लिए कोई जमानत नहीं लेगा। जमानत का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर गिरवी रखना। पहले टाइम पर साहूकार क्या करते थे, साहूकार के पास आप पैसा लेने के लिए जाते थे, वो कोई चीज आपके पास गिरवी रखवाता था, आप गिरवी रखते थे, उसके बाद ही चीजें क्लियर होती थी, उसके बाद ही आपको कर्जा मिलता था। तो यहाँ पर यही बताया गया, स्व सहायता समूह से भी मान लीजिए आप कर्जा ले रहे हैं तो कोई जमानत राशि नहीं रखनी पड़ती वहां पे। बैंक से भी अगर स्व सहायता समूह कर्जा ले रहा है तो बैंक में भी कोई जमानत नहीं रखवाया जाता। क्या करना पड़ता है, तो सिर्फ एक एमओयू होता है। ये क्या सीधे सीधे समझाओ तो एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग वाला फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। बाद में बैंक वाला उसमें सील लगा देता है और उसके बाद फिर आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो कोई आपको जमानत यहाँ पर भी नहीं देना पड़ता है। ऋण की राशि बैंक खाते में जमा होगी। ऋण की राशि मतलब जितना भी आपने कर्जा लिया, आपके समूह ने जितना भी कर्जा लिया, आपने जितना भी कर्जा लिया, वह जो पैसा है वो आपके समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएगा। इस राशि को नगद व चेक दोनों के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। राशि निकालने के लिए अध्यक्ष व सचिव का साइन चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, याद रखेंगे। डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा कि अगर मान लीजिए समूह के खाते से आपको पैसा निकालना है तो उसके लिए सिग्नेचर किसके चाहिए। अब 20 सदस्य 20 के 20 साइन मारते रहोगे तब तो फिर हो गया। तो यहाँ पर बताया गया कि जो अध्यक्ष है उसका साइन होना चाहिए, सचिव का साइन होना चाहिए, ताकि मान लो कभी कोई घपला हो गया तो ये दोनों फंसे ना भाई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज। तो वही है कि कोई भी खाता से पैसा निकलवा रहा है तो उसके लिए अध्यक्ष और सचिव इन दोनों का साइन जरूरी है। ठीक, इसी वजह से तो सबकी सहमति से बनवाया जाता है ना। ऋण वापसी की अवधि 3 से 7 वर्ष या समूह के चर्चा के आधार पर होगा। बैंक से आपने पैसा ले लिया, अब बैंक को आपको पैसा वापस भी तो करना है। कितने साल में वापस करोगे, तो कम से कम 3 साल में आप वापस कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप 7 साल में कर सकते हो। और इसके अलावा जो समूह है वो बैंक के साथ डिस्कशन करेगा, यार थोड़ा स्थिति खराब है, 1-2 साल और बढ़ा दो। तो इस प्रकार से आपके डिस्कशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको कितना समय दिया जा रहा है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल, इतने साल में आपको क्या करना है, अपना वापस करना है बैंक से आपने जितना भी पैसा लिया है उसको। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स मैं आपको करवा रही हूं क्योंकि एमसीक्यू में यही होगा और यही आपको याद करना पड़ेगा। आया हुआ प्रश्न है जो भी मैंने अपने कंटेंट में ऐड किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, ऋण की वापसी साप्ताहिक या मासिक किस्तों में हो सकती है। पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में। आप पैसा जो लिए हैं उसको वापस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मासिक किस्त भी बना सकते हो, साप्ताहिक किस्त भी बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप मासिक किस्त कर रहे हैं तो उसके लिए रूल है कि 30 से ज्यादा किस्त नहीं बन सकता है ना। आगे बात करते हैं ऋण की राशि। ऋण की राशि इसके अंतर्गत विभिन्न किस्तों में दिया जाता है। अब ये जो पैसा आपको दिया जा रहा है, जो बैंक वाला है जिससे आपने पैसा मांगा, वो जो पैसा दे रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, एक ही बार में आपको पूरा पैसा नहीं दे देगा, वो आपको इंस्टॉलमेंट में देता है। एक बार, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, फिर चौथे बार, ऐसा करके। तो कैसे देता है, तो ये चीज को समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से अभी नहीं देखे, मतलब ये दोबारा आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में ये सबसे टफ टॉपिक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखो। क्या बोला जा रहा है, देखो, प्रथम इंस्टॉलमेंट वर्ष के दौरान समूह के प्रस्तावित कोष। प्रस्तावित कोष मतलब क्या होता है, बचत कोष। ठीक है, तो वर्ष के दौरान समूह के प्रस्तावित कोष बचत कोष का 4 से 8 गुना या 50,000 इनमें से जो भी ज्यादा हो। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझो। बोला यह जा रहा है कि जो पहला इंस्टॉलमेंट आपको दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, तो वर्ष के दौरान समूह के प्रस्तावित कोष मतलब आपका जो बचत कोष है उसमें जितना भी पैसा है, मान लो आपके बचत कोष में 10,000 रुपए। ठीक है, कितना पैसा है, 10,000 रुपए। तो आपके बचत कोष में जितना भी पैसा है उसका 4 से 8 गुना, इसका 4 गुना आप कर दीजिए। तो 10 से कितना हो गया, 40। तो ये हो गया आपका 40,000। तो ये हो गया आपका 40,000 रुपए। तो 4 से 8 गुना या फिर 50,000, इसमें से जो भी ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। आया क्या समझ में। अब ये 40,000 है और यहाँ पर है 50,000, तो इन दोनों में जो भी ज्यादा रहेगा वो राशि आपको पहले इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। आया क्या समझ में। तो ये चीजें हमारी क्लियर है। मान लीजिए यहां पर अगर मैं कर दूं इसको 20,000, ठीक है, अब 4 गुना करेंगे तो 80,000 हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो 50,000 रुपए मिलेगा आपको, ठीक है, या जो भी राशि ज्यादा होगी 4 गुना करने पर वो आपको पैसा मिलेगा। आगे समझ में क्लियर है अपने को। बचत राशि में जितना भी पैसा आपके पास है उसका जब हम 4 गुना करेंगे तो जितना पैसा मिल रहा है वो पैसा आपको मिलेगा, या फिर 50,000 रुपए की राशि आपको मिलेगी। अब इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो पैसा आपको मिल जाएगा पहला इंस्टॉलमेंट में। तो पहला इंस्टॉलमेंट में 50,000 या फिर 4 गुना। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, तो दूसरा बोल रहा है
द्वितीय इंस्टॉलमेंट में मौजूदा कोष एवं आगामी 12 महीने की प्रस्तावित बजट का 5 से 10 गुना या 1 लाख से जो भी अधिक हो। फिर से वही प्रश्न है, गणित पढ़ रहे हैं ऐसा मत समझना, ये याद रखने के लिए आपको क्लियर समझाना जरूरी है मुझे। द्वितीय इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, मौजूदा कोष मतलब मान लीजिए आपकी जो बचत राशि है उसमें 10,000 रुपए की राशि है। कितनी, 10,000 का एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझने में आपको आसान हो जाएगा। मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, आगामी 12 महीने की प्रस्तावित राशि, मान लो आगामी 12 महीने में आपके पास कितना हो गया, 12,000 रुपए और आ गया। ठीक है, आगामी 12 महीने में मान लो आपके पास 12,000 और आ गया, तो टोटल क्या हो गया, पहले 10 था अब 12 है, तो आपके पास टोटल 22,000 रुपए हो गया ना। ठीक, अब क्या बोल रहा है, तो इसका 5 से 10 गुना, अब इस 22,000 का आप 5 गुना कर दो। 22,000 का जब आप 5 गुना करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 1,10,000 रुपए की राशि आपकी बन जा रही है। तो 5 या 10 गुना करने पर 1 लाख से ज्यादा जो भी अधिक हो वो मिलेगा। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा ही एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। दूसरे इंस्टॉलमेंट में आपको 1 लाख तक की राशि मिलेगी। अब आपके पास जो यहाँ पर रखे गए हैं कि जितना भी आपके पास बचत है उसका जब आप 5 गुना करोगे तो जितना पैसा बन रहा है आपका, ठीक है, अगर वो मान लीजिए 1 लाख से ज्यादा है तो आपको वो राशि मिलेगी, और अगर 1 लाख से कम है तो आपको 1 लाख तक की राशि मिलेगी, मतलब आपको 1 लाख तक का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा नियम की हम बात कर लेते हैं। तो तीसरा नियम क्या बोल रहा है, देखो, तीसरी इंस्टॉलमेंट स्वच्छता समूह की सुखमय योजना एवं पिछली साख के आधार पर न्यूनतम 2 लाख रुपए दिया जाएगा। वही है कि साफ सुथरा समूह है, आपका पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपका सिविल कैसा था, अच्छा था कि नहीं था, उस आधार पर तीसरे इंस्टॉलमेंट में कम से कम आपको 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। पहले वाले में 50,000 या जो ज्यादा था, दूसरे वाले में 1 लाख या जो ज्यादा होगा, तीसरे वाले में 2 लाख रुपए की राशि कम से कम आपको मिलेगी। चौथा जो इंस्टॉलमेंट होगा इसके लिए ऋण की राशि 5 से 10 लाख के मध्य या उसके बाद के अंशों में उच्चतर हो सकती है, जो कि समूह और उसके सदस्यों की सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर तय किया जाएगा। सूक्ष्म ऋण योजना क्या होता है मैडम, एक शब्द सुन रहे हैं हम, सूक्ष्म ऋण योजना, ये क्या है? सूक्ष्म ऋण योजना का मतलब होता है बच्चे कि समूह में जो भी सदस्य हैं उसके 7 पॉइंट्स को देखा जाता है। 7 पॉइंट्स मतलब वही कि नियमित रूप से बैठक में शामिल होता है कि नहीं, ये पैसा जो लेता है उसको पटाता है कि नहीं, इसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, इस प्रकार से कुछ 7 पॉइंट्स होते हैं। 7 पॉइंट्स आपको नहीं याद रखना, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये जो 7 पॉइंट्स है ना, इसी को आपको सूक्ष्म ऋण योजना कहा जाता है। तो ये आपको चेक किया जाएगा। और फाइनली चौथे इंस्टॉलमेंट में ऋण की जो राशि वो 5 से 10 लाख के मध्य या उसके बाद के अंशों में हो सकता है, मतलब 5 से 10 के बीच में आपको पैसा जो चौथा इंस्टॉलमेंट का है वो मिल जाएगा। सिंपल सा है, जितना बचा रहेगा वो पैसा आपको चौथे इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में ही आपको पैसा दिया जा रहा है। याद रखने वाली चीज ये है कि पहले में 50,000, दूसरे में 1 लाख, तीसरे में 2 लाख और चौथा में जो बच गया 5 से 10 के बीच में। समझ आ गया अपने को? अब आगे बात करते हैं स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम से क्या लाभ है। अब बैंक लिंकेज मतलब बैंक में खाता खुलवाना, इससे आखिर फायदा क्या है तो समझना। सबसे पहले तो ऋण चक्र के मूल्यांकन निकालना, निरीक्षण एवं भुगतान प्रक्रिया में होने वाला लागत में कमी हो जाता है। अब आप जब बैंक से पैसा ले रहे हैं, अगर आप किसी साहूकार के पास पैसा लेने जाओगे तो ब्याज पर ब्याज लगा देगा, जिसको आप चक्रवृद्धि ब्याज कहते हो। पहले जमाने में यही होता था ना, पहले जमाने में वो सीधा चक्रवृद्धि ब्याज लगा देता था, फिर आपका पूरा खानदान उसकी सेवा कर रहा है, फिर भी आपका पैसा नहीं चुक पा रहा है। तो वही चीज यहाँ पर क्लियर किया गया कि अगर आप बैंक से ऋण लेते हैं तो चक्र का सही से मूल्यांकन होता है। कहने का मतलब आपने कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, ये सबका एक रिकॉर्ड रहता है। तो ये एक अपने पास फायदा होता है, ठीक है, कि आपको किसी भी प्रकार के कश्मकश में नहीं पड़ना पड़ता। दूसरा, बड़े स्तर पर छोटी बचत का जमा होना। बड़े स्तर पर छोटी बचत का जमा होना, ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये बच्चे कि पहले टाइम पर क्या होता था ना, जो प्राइवेट बैंक है आपके, उन बैंक में रूल्स होता था, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता। पहले ये होता था कि एक राशि फिक्स्ड होती थी कि आप इससे कम की राशि में जमा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5,000 रुपए हमने ले लिया, 5,000 से कम की राशि आप जमा नहीं करवा सकते, ये क्लियर रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, स्व सहायता समूह अगर मान लीजिए बैंक में अपना खाता खुलवा रही है तो बड़े स्तर पर वो छोटी बचत, मतलब 5,000 से कम में भी, एक सिर्फ एग्जांपल दी थी मैं, तो छोटी से छोटी राशि जमा करके भी आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। तीसरा, सुनिश्चित एवं समय पर भुगतान होने के कारण कोष का तेजी से पुनः चक्रीकरण होना। अब बैंक है भाई, एकदम फिक्स टाइम पे इस तारीख को पैसा आपके पास आना है, मतलब आना है, वो एकदम सुनिश्चित टाइम पर आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। लेकिन जितना फिक्स टाइम पर वो आपके अकाउंट में पैसा देता है, उतने ही फिक्स टाइम पर वो आपसे पैसा वसूल भी लेता है। ये बैंक का नियम है। तो वही बोला जा रहा है कि सही टाइम पर आपको पैसा मिल भी जा रहा है और सही टाइम पर आप अपना पैसा दे भी दे रहे हैं, तो इससे एक चक्र चल रहा है ना। आपने पहला
पिछला जो पैसा था वो आपने वापस कर दिया, अब फिर आप कर्जा ले सकते हो, फिर आप वापस कर सकते हो। ये नियम जो है लगातार चलते रहता है। तो एक तो ये फायदा है आपका। गरीब वर्ग को समाहित करने के साथ साथ व्यापार में विस्तार करने का अवसर। अब गरीब हैं जो कि सोच भी नहीं सकते कुछ अपना बिजनेस खोलने का, तो स्व सहायता समूह के अंतर्गत बैंक से पैसा मिलने के बाद वो अपने बारे में सोच सकते हैं कि हाँ मैं भी छोटा सा पान ठेला तो डाल ही सकता हूँ कम से कम। आ रहे समझ में? दूरदर्शिता पूर्ण ग्राहक आधारित भविष्य तैयार करना वही है कि गरीब बंदा है अपने भविष्य को सोच करके कर्जा ले सकता है, कितना पैसा मैं ले लूंगा, पान ठेला चलाऊंगा, धीरे धीरे करके किस्त पटाऊंगा तो मेरा भविष्य बहुत अच्छे से रहेगा। तो सिंपल बात है कि बैंक आपकी सहायता कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आपको एक सुनहरा अवसर मिल जाता है इस समूह के माध्यम से बैंक में जुड़ने का। आगे समझ में अपने वो चलिए आगे बात करते हैं स्व सहायता समूह के लिए क्या फायदा है। अब देखो, गरीबों के बीच बचत की आदत का विकास करना। स्व सहायता समूह में आप क्यों जुड़े, आखिर इससे फायदा क्या है ये बोल रहे हैं ना। तो सबसे पहली बात, स्व सहायता समूह से फायदे ये हैं कि गरीबों के बीच बचत की आदत का विकास हो जाता है। गरीबों के बीच जितने भी बचत का आदत है वो आपका विकास हो जाता है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि इसका नियम ही है ना कि जितना भी कमा रहे हो उसका कुछ % आपको जमा करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बचत तो हो रही है ना। दूसरा, वृहद पैमाने पर संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। एक स्थान से बेहतर तकनीक व बौद्धिक ज्ञानवर्धन की सुविधा आपको मिल जाती है। अपने क्षेत्र में ही आपातकालीन उपयोग एवं उत्पादन कार्य हेतु कर्ज उपलब्ध हो जाता है। मतलब पैसा लेना है तो किसी के पास जाकर बार बार भीख नहीं मांगना पड़ेगा, बैंक के राउंड नहीं लगाने पड़ेंगे आपको, साहूकार के पास जा जाकर जूता नहीं घिसना है, आराम से आप अपने समूह से ही पैसा ले सकते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन सहायता का उपलब्ध होना। मान लीजिए सही समय पर आपने पैसा लिया और सही समय पर आपने वो किस्त समेत अपना पैसा वापस भी कर दिया, तो बहुत अच्छा काम करने की वजह से कुछ प्रोत्साहन राशि की सुविधा भी इस समूह में रखी जाती है कि आपने बहुत अच्छा काम मान लीजिए किया है तो आपको कुछ राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होना। इसमें यह होता है क्योंकि इक्वल रहते हैं ना सारे। मैंने अभी बताया ना कि स्व सहायता समूह में जितने भी सदस्य बन रहे हैं सब एक ही लेवल वाले होने चाहिए। अगर दूध बेचने वाला दे रहा है तो सब दूध बेचने वाले कैटेगरी के होने चाहिए। ये नहीं कि कोई दूध बेचने वाला है तो कोई दूध फैक्ट्री वाला, ऐसा नहीं। एक ही लेवल के रहोगे तो एक ही लेवल के रहोगे तो सबको स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, फील होगा कि हम इक्वल हैं। कोई आपके पास ज्यादा क्या बोलना चाहिए, सेखी झाड़ेगा तो आप उसको चमका सकते हो, चुप करवा सकते हो, चुप तू भी दूध बेचता है मैं भी बेचता हूँ, ठीक है ना, ऐसा वाला चीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महिला और कमजोर वर्ग को सशक्तिकरण। महिला और कमजोर वर्ग को सशक्तिकरण मतलब यहाँ पर स्व सहायता समूह के अंतर्गत महिलाओं का भी एक समूह बनता है। मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ना। समूह 3 प्रकार से बनता है, एक तो महिलाओं का अलग बनेगा, एक पुरुषों का अलग बनेगा और एक दोनों का मिला जुला बनता है। तो यहाँ पर महिलाओं को भी कुछ वैल्यू दिया जा रहा है, महिलाओं को वैल्यू दिया जा रहा है जिसे कुछ पैसा इनके हाथ में भी आ रहा है। अब कुछ पैसा इनके हाथ में आ रहा है तो इससे यह है कि घर में शांति बना रहता है। शांति बना रहता है का मतलब सिंपल सा है कि महिला के हाथ में भाई पैसा रहेगा तो उसका मुंह बंद रहेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। महिला के हाथ में पैसा नहीं रहता है तभी लड़ाई झगड़ा होता है घर में कि हमको भी कुछ पैसा चाहिए, हमको भी कुछ पैसा चाहिए। अगर आपने महिला को पैसा दे दिया मतलब उसका मुंह ऑब्वियस सी बात एकदम बंद ही रहेगा। तो यहाँ पर ये व्यवस्था स्व सहायता समूह के अंतर्गत कर दी गई कि महिला के पास अपने खुद का पैसा रहेगा जिसमें कि वो खुद खर्च कर सकती है, चाहे फिर वो जैसे भी करे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं लिंकेज कार्यक्रम में बैंक की भूमिका क्या होती है। तो स्व सहायता समूह को बचत खाता संचालन की सुविधा देना। एक तो स्व सहायता समूह को बचत खाता संचालन की सुविधा यहाँ से मिल जाता है। समूह को ऋण देने में लचीलापन और रुखा रखना, मतलब ये है कि समूह को, स्व सहायता समूह को मान लो बैंक ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइट रूल्स उसको करना पड़ेगा, ये करके लाओ वो करके लाओ, नहीं, एकदम नॉर्मल वे में कि बस एक फॉर्मेलिटी है जो कि हो जाए, फिर आपको इतना ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा, जितना पैसा चाहिए वो आपको दे देगा। बैंक इतनी सुविधा प्रोवाइड करता है इनके लिए। ऋण के समय जमानत और ब्याज दर पर भी कुछ छूट मिलती है, मतलब जमानत तो आपको रखना ही नहीं है, कोई चीज गिरवी रखना ही नहीं है, इसके अलावा कुछ % की छूट भी आपको दी जाती है। गैर सरकारी संस्था व समूह के साथ संबंध बनाना, समूह के स्वस्थ संचालन, मधुर लिंकेज पर ध्यान देना। यह समझ आया कि आपने को गैर सरकारी संस्था व समूह के साथ संबंध बनाना, मतलब यह है कि स्व सहायता समूह के अंतर्गत आप बैंक से जुड़ रहे हैं और बैंक के साथ भी कहीं ना कहीं आप अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। हमेशा आप अपने संबंध को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो यह चीज भी यहाँ पर क्लियर की गई है। मार्गदर्शन, लगातार संबंध रखने की प्रक्रिया द्वारा ऋण लेन देन कार्यकलाप के बारे में गैर सरकारी संस्था समूह को विश्वास में लेना। अब बैंक के साथ उठना बैठना हो रहा है तो उसको आप अपने विश्वास में लोगे कि नहीं लोगे, कि कल के दिन में मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्टली इससे हेल्प मांग सकता हूँ, होता है ना ऐसा। मतलब स्व सहायता समूह के अंतर्गत आप हालांकि बैंक वालों से मिल रहे हैं लेकिन आप उनके साथ अपना पर्सनल रिलेशन भी तो बना सकते हो। आना कभी घर में मुर्गा खिलाऊंगा, समझ रहे हो, तो ऐसा, ताकि कल के दिन पे मुझको जरूरत पड़े तो मैं उसके साथ अपना क्या कर सकता हूँ, व्यवहार को अच्छा बना करके रख सकता हूँ। ये उसमें रहता है कि भाई बिल्कुल हमारे घर आइए, कभी चाय पानी कीजिए, ठीक है।
आगे बात करते हैं, समूह को बैंक योग्य योजना का विवरण उपलब्ध कराना। मतलब यह है कि स्व सहायता समूह को बैंक समय समय पर जो योजनाएं निकलती है यार, ठीक है, बहुत सारी योजना निकलती है, कन्या योजना निकलता है, सुकन्या योजना निकलता है, महिलाओं के लिए तो फिर दुनिया भर का योजना निकलता है, विधवा प्रोत्साहन, दुनिया भर का जो भी योजना निकाला जाता है, तो बहुत सारे नॉर्मल लोगों को इन योजनाओं के बारे में नहीं जानकारी रहती, क्योंकि इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तुम, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तो तुमको स्व सहायता समूह में जाने की जरूरत पड़ रही। ठीक है, तो बैंक समय समय पर जो योजनाएं निकालती है ना, इन योजनाओं के बारे में भी इस स्व सहायता समूह के माध्यम से लोगों को पता चलता है और आप उसके फायदे उठा सकते हैं। तो आया क्या यहां तक चीजें समझ में? तो ये हमारा स्व सहायता समूह का दूसरा पार्ट था। इसके आगे भी कुछ है क्या? है, मतलब अभी ये खत्म नहीं हुआ है ना। हमको स्व सहायता समूह के अंतर्गत 12 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें के 6 टॉपिक्स मैंने कल, मतलब इससे लास्ट वाली क्लास में किया था। अभी कुछ टॉपिक्स हमारी हो गई, पर 1-2 टॉपिक्स अभी और बची हुई हैं, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही, ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। यदि अपने क्षेत्र में गैर सरकारी संस्था कार्य ना करती हो तो बैंक को समूह सहायता प्रोत्साहन संस्था के रूप में कार्य करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव या कूट में पूछ लेगा, आपने ध्यान रखना है कि मान लीजिए अपने क्षेत्र में कोई गैर सरकारी संस्था काम नहीं कर रही है। सर, गैर सरकारी संस्था मतलब होता है ना, जैसे कि सहकारी समिति जिसको हम बोलते हैं, तो वैसी संस्था मान लो काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में जो बैंक होता है उसको समूह को सहायता प्रोत्साहन संस्था के रूप में देना पड़ता है। मतलब वहां पर फिर लीड रोल प्ले बैंक करेगा, आपका जितना भी पैसा चाहिए वो बैंक लगाएगा, प्रोत्साहन राशि देना है वो बैंक देगा। मतलब सिंपल सा है कि गरीब में, गांव में जो ग्रामीण गरीबी जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन स्तर को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए इस समूह का निर्माण किया गया, जिसमें जैसे बन पड़े वैसे इनकी मदद की जाती है। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर हम ऑफ करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को क्लास तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बार बार से यही बोलूंगी मैं कि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इससे मिलता जुलता कहीं से भी कुछ भी प्रश्न बनेगा आप बहुत आराम से बना लेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, बार बार आना जाना करोगे, तो फिर तुम समझ लो ऑब्जेक्टिव के भरोसे बैठे रहोगे तो ऑब्जेक्टिव के भरोसे ही चले जाओगे। इसी वजह से पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, ताकि आप लोग को बाद में एमसीक्यू करवाऊं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब तो एमसीक्यू कर पाओगे, ऐसे में नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर हम ऑफ करते हैं। कल इसके आगे का चैप्टर होगा हमारा, कंटिन्यू लेंगे। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सीजीएल की क्लास का क्या होगा मैडम, अपडेट आपको मैं दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जैसा भी है वहां पर आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा कि कब से सीजीएल की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ क्लास ऑफ करते हैं। तो सभी बच्चों को क्या टाइम हो गया? उफ, 10 बज गया भाई। ठीक है, तो सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि 10 बज गया है, मुझे भूख लग रही है, मुझे जाके खाना खाना है। ठीक है, और साथ में कल बच्चों का स्कूल है तो सुबह उठना भी है। तो इसी के साथ जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चाहे व्हाट्सअप के स्टेटस में लगाओ, एफबी स्टेटस में लगाओ या इंस्टाग्राम स्टोरी लगाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं वहां शेयर करें, लेकिन शेयर जरूर से करें। कारण ये है कि ये जो क्लासेस है बिल्कुल फ्री में आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को होना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि। चलिए।